Good morning, all of you. Welcome back in online classes from LMIC. कल हमने डिस्कशन किया था कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, जिसमें पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसी दौरान कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो बंद हो गया था। अब उसके आगे करेंगे। तो जो कल हमने क्लासेस छोड़ी थी वो छोड़ी थी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। हेड डालिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, दिखाई दे रहा है प्रोजेक्शन? ओके, ठीक। तो इसकी हेडिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, जैसे हिंदी बोलते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन। प्रेरणा द्वारा आवेशन, इसका मतलब क्या है? देखिए, समझिए। आज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो आज पढ़ा रहा हूँ इसकी मैं PDF मतलब जो नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं वो नोट्स दे दूँगा। आप पहले यहाँ समझने की कोशिश करें, उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे भी आप कांटेक्ट करना चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। और इसके जो PDF नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप नोट्स वहाँ से लिंक जो दूंगा वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो प्रेरणा द्वारा आवेशन, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि अगर कोई एक वस्तु है और जो चार्जेबल है और एक दूसरी वस्तु है जो नॉट चार्जेबल है, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक जो वस्तु वो चार्जेबल है ये वाली और ये वाली नॉट चार्जेबल है, तो इन दोनों को बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के लाए इन दोनों को क्या कर दिया जाए, चार्ज कर दिया जाए। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र, मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन। आपने देखा होगा कि किचन में एक इंडक्शन होता है, घर की किचन में एक इंडक्शन होता है जिस पर अगर हम अपना हाथ रख दें तो वो हीट नहीं होता है। बट पर्टिकुलर टाइप का अगर कोई हम बर्तन रखें जिसमें दूध या पानी रखें तो वो पर्याप्त मात्रा में हीट हो जाता है, जितनी हम चाहते उतना। ठीक है, तो उसमें किसका फिनोमेना होता है, इंडक्शन का ही। ठीक है, तो उसी को इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें हेडिंग आपने डाली ली होगी प्रेरणा द्वारा आवेशन, और इसमें जो इसकी परिभाषा है वो आपको नोट्स में मिली जाएगी, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझिएगा कि मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर इधर प्लस है इधर नेगेटिव है और ये शुरुआत में क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि उसमें आवेश नहीं है, आवेश तो है बट क्या है, सेम अमाउंट का है, प्लस और माइनस, इसलिए वो क्या, न्यूट्रल है। अब इस वस्तु के ही पास मैं बना लेता हूँ उसको, जो कि इसकी नंबर 2 पोजीशन है, इसमें ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसके पास अगर मैं कोई एक कांच की छड़ लाता हूँ, इसके पास में अगर कोई मैं एक कांच की छड़ लाता हूँ, ठीक है, जिस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव, तो जब मैं इसको रबिंग करूँगा मतलब घर्षण करूँगा इसके साथ, तो क्या होगा कि जो इस वस्तु के नेगेटिव वाले चार्ज हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, ग्राउंड कर दूंगा। ठीक है, ये पोजीशन नंबर 3 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, अर्थिंग। और ये जो कांच की छड़ है या जो भी छड़ है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, तो क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसके साथ मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट कक्षा में किसी परमाणु के लास्ट कक्षा में मान लो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसकी लास्ट कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब कि मान लो कि ये कोई एटम है, इसकी एक कक्षा है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, ये दोनों, ये वाली क्लास और ये वाली क्लास पूरी तरह से स्टेबल, लेकिन ये वाली क्लास है वो अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है बाहर जाने की। ठीक है,
जैसे कि आप लोग कभी क्लास में नहीं रुकते हो, हमेशा बाहर जाते हो, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस कक्षा में नहीं रहना चाहता, ये बाहर जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बना लेता हूँ। तो इसमें से ये जो नेगेटिव चार्ज था वो मैंने ग्राउंड कर दिया, मतलब ये क्या है, ग्राउंड होता है लोअर पोटेंशियल और ये होता है हायर पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे करके ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस जो ये वाली प्लेट थी इसको अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको चौथा नाम दिया, इसको पांचवा नाम दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो इसमें एक वस्तु क्या होगी, दोनों ही क्या होगी, चार्जेबल होगी, ठीक है। तो अब इससे क्या समझे कि इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर कोई दो वस्तु हैं, ठीक है, इन दोनों को आप उनके पास में लाया जाता है, टच नहीं किया है तो उन दोनों के पास में लाया जाता है, तो उन पर कितना आवेश होगा। मान लो कि ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर ए चार्ज है, ये दूसरी वस्तु है, इसको हम इसके नज़दीक लाए, इसको हम इसके नज़दीक लाए, ठीक है, इन दोनों को मिलाया और इसका चार्ज कितना, 0 है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा प्रत्येक पर, तो Q बराबर, जैसे कि हम निकालते हैं एवरेज उसी तरह से, तो A/2 ईच बॉडी, ये 1 बॉडी और ये 2 बॉडी है, क्या है, ईच बॉडी, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखें, एक और एग्जांपल देखें। मान लो अगर कोई 3 वस्तुएं हैं, तो मान लो कि एक ये है, 2 3 3, मान लो कि इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 6 अपॉन 3, तो 11/3, तो 3 × 9 और 2.66, कितना, Q बराबर 3.66 ईच बॉडी, मतलब प्रत्येक बॉडी पर कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों का अगर आप पास पास लाते तो प्रत्येक बॉडी पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला बन गया, जैसे कि हम जो एवरेज निकालते हैं वही वाला फार्मूला सेम। तो क्या होगा कि सम ऑफ चार्ज, मतलब जितनी भी बॉडी हैं उन सब के चार्ज को क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है, और जितनी बॉडी है नंबर ऑफ बॉडी से क्या कर दो, भाग दे दो। जैसा कि हम एवरेज निकालते हैं उसी तरह से एवरेज ऐसे तो निकालते हैं कि मान लो कोई संख्या, उन संख्या को आपस में जोड़ दो तो ऊपर लिख देते हैं और नंबर ऑफ संख्या हम नीचे लिख देते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया, ठीक है। प्रोजेक्शन बता देना अगर कहीं गड़बड़ हो तो, ओके। प्रोजेक्शन वैसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए बट फिर भी, ठीक है, चलिए ओके। अब नेक्स्ट लाइन डालिए। ये नोट्स आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जानते होंगे, आप सब लोग यूट्यूब देखते हैं, जैसे वीडियो को नीचे लिंक दी होती है, डिस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आपको मैं इसके नोट्स दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डालें, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्या डालें, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। इसे अगर इंग्लिश में लिखना था चाहो तो लिख लो, क्वांटिजाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसका क्या मतलब, कल लास्ट जहाँ क्लास छूटी थी उससे एक या 2 मिनट पहले आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पर एक चीज़ लिखी थी। वो क्या लिखा था कि Q बराबर NE, मैं इसका नाम भूल गया था, यही है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। मतलब क्या है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रभावित होना, सुनिएगा मेरी बात को, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रभावित होना क्या कहलाता है, क्वांटिजाइजेशन, यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। देखिए इसको समझने की कोशिश करें कि सपोज करो कि ये कोई एक
प्लेट है, कोई एक बॉडी है, ठीक है। अगर इस पर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, अगर मैं इस पर एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ तो इस पूरी बॉडी का आवेश क्या होगा, जितना इस इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। मान लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, अगर मैंने एक और रख दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, अगर मैंने एक और रख दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब अगर इसमें n रख दूँ तो इस बॉडी का आवेश कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन के बराबर। वही है जैसे कि Q बराबर, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा तो ये, ठीक है, ये अगर मैंने इस बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे तो 2, अगर मैंने इस बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन रखे तो 3, अगर इसी प्रकार अगर मैं n इलेक्ट्रॉन रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये n। ये चीज़ वही है, यानी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रभावित होना क्या कहलाता है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, मैं एक एक करके बोल देता हूँ, आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, मतलब कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, निकाल रही, मतलब बाहर की तरफ रिलीज कर रही है, तो ये किस तरह, ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रेड कर रही है तो निगेटिव बॉडी, और ये अगर निगेटिव बॉडी हो जाएगी, अगर ग्रेड कर रही है तो, अगर त्याग रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। तो आपने एक और चीज़ देखी होगी। अच्छा, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, देखिए समझिएगा। न्यूमेरिकल, मान लो कि एक कोई बॉडी है, मतलब ये कोई परमाणु है, ठीक है, इसमें यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट अंतर क्या होता है कि ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम माइनस का होता है और ये किसका होता है, प्लस का होता है। प्लस का लिखते नहीं है, किसी अगर संख्या के आगे प्लस नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव है। अगर लिखा हो माइनस तो फिर वो स्पेसिफिक कर दिया जाता है, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश सेम है, बट किसका अंतर है, साइन का। तो अगर मान लो कि ये कोई एटम है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो कि प्रोटॉन की संख्या 4 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो इसमें टोटल आवेश कितना हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन और n प्रोटॉन, ठीक है। n बोले तो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये कितने नंबर है इलेक्ट्रॉन के, 3, और प्रोटॉन कितने, 4। अब इसका और इसका आवेश यहाँ से रख देते हैं साइन के साथ में। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन की साइन के साथ में आवेश रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 90 + 1.6 × 90, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या, पॉजिटिव। तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि टोटल चार्ज, ये एक और फार्मूला हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, मतलब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या डाउट है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कूलाम का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो JEE एंड नीट हो, ठीक है। तो क्या है, कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कूलम्स, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये क्या होता है, देखिए, जब कोई दो आवेश यानी कि दो चार्ज, मान लो Q1 और Q2, ठीक है, ये एक दूसरे से r मीटर